आप लोग को मटेरियल मिल गया। मुगल मुगल प्रशासनिक व्यवस्था लाइव में भी सबके पास वो मटेरियल है। प्रशासनिक व्यवस्था देखना था ना। चलिए, विदेशी यात्री, मुगलों की भाषा कौन सी थी? मुगलों की भाषा, मुगल प्रशासन। देखिए, प्रशासन को ना राजत्व कहा जाता है, उसमें राजस्व लिख दिया है, राजत्व सुधार लीजिएगा मटेरियल में। प्रशासन को क्या, पहला दूसरा लाइन पढ़िए ना, राजस्व लिख दिया है, राजत्व होना चाहिए। राजत्व को क्या लिख दिया है? राजस्व। राजस्व का मतलब क्या होता है? धन दौलत। और राजत्व का मतलब क्या होता है? प्रशासन। ये राजत्व है। उस मटेरियल में क्या लिख दिया है? राजस्व। हालांकि हम राजत्व ही लिख के दिए थे, टाइपराइटर में लगा वही होशियार है, उसने क्या बना दिया? राजस्व बना दिया। हम फोन करके कहा सर गलती लिख दिए थे, यहाँ पर राजस्व की जगह आप राजत्व लिख दिए थे, हम सुधार दिए। ठीक है बाबू, अब टाइप हो गया, अब क्या करेगा आदमी? अब सुधर भी ना करेगा, इतना को तो फेंकेगा नहीं। इनका हम सुधार दिए एकदम। चलिए ध्यान से समझते हैं, मुगल प्रशासन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? अकबर। हालांकि उससे पहले बाबर थे, बाबर ने कुछ खास सिद्धांत नहीं दिया, बाबर ने प्रशासन के लिए समय ही नहीं मिला, बल्कि बाबर ने राजत्व सिद्धांत के लिए कहा था कि राजा को एकांतवास से बचना चाहिए, अकेले में राजा को नहीं रहना चाहिए, अकेले में रहेगा तो इधर उधर मन बहकेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए अकेले में नहीं रहना चाहिए। दूसरा, राजा को आलसी नहीं होना चाहिए। राजा को क्या नहीं होना चाहिए? आलसी। तो राजा के लिए दो सिद्धांत गलत बताया था बाबर ने। क्या चीज? एकांतवास तथा आलस। एकांतवास तथा आलस। आप लोग भी एकांतवास से थोड़ा बचिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पढ़ाई के टाइम पे घुल मिल के पढ़ते रहे। एक आध चार बार एगो चौकी लगा लीजिए, चार गो कुर्सी लगा लीजिए, छोटे छोटे 300-400 का कुर्सी मिलता है, छोटा सदिया भी में लड़का कुर्सिया नहीं रहता है। हाँ हाँ, लड़का वही वाला कम जगह लेता है। एगो हम लोग जब पढ़ते थे तो एगो ऐसे चौकी लगाते थे यहाँ पर, और लड़का कुर्सिया रखे थे लोग, 300 रुपया का मिलता था। 1 2 3 4 ऐसे 4 जानी बैठ गया। चौकी तो चौड़ी होती है, 4 गोने से बैठ गया, बस पढ़ना है चाहे नहीं पढ़ना, कुछ करना ही है, बैठ के करो, सही रहता है, कुछ नहीं रहता है। कह रहा है कि सर देखो इधर इधर से बैठ सकता है, देखो ये पकड़ लो, देखो इसको कह रहा है कि सर 4 को इधर बैठा है ना, तो साइडों साइडों में बैठ सकता है। ये बारात में खाना खिला रहा है ये। अरे यार तुम्हारे पास जितना जगह है उतने रखो ना। हम लोग ज्यादा 3 4 कभी कभी बाई दी 7 8 हो जाते थे, ज्यादा हो जाते थे तो नौटंकी होने लगता था। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की सबसे बड़ी खराबी इसमें टाइम लॉस बहुत ज्यादा होता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा तो सब सही है, नहीं तो ग्रुप में जाएगा पढ़ने, लड़की से तो और हो जाती है ग्रुप में पढ़ने, और कोई बात निकल गया तो वही बतियाने लगे, अल्लाह लड़का सब अपने गाँव का बात करेगा, सब नहीं करना चाहिए। एकांतवास तथा आलस से बचने का सिद्धांत किसने दिया था? बाबर। हुमायूं ने क्या प्रशासनिक सुधार किया? हाँ, नहीं, उसने भी कोई प्रशासनिक सुधार नहीं किया था। जबकि हुमायूं ने ये कहा था कि जिस तरह से राजा का काम क्या था, क्या कर रहे थे तुम लोग? और यहाँ काला शर्ट वाले आप बैठे किस पे हैं? हाँ, तो किस तरह से बैठे हैं? आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप गलत बैठे हैं? गजब बात का। उसके पीछे वाले लोग, जो बैठने वाला है वहीं पे बैठा कीजिए, पूरा बीच क्लास में दूसरे को डिस्टर्ब होता है। गधा सबको तुमको नहीं समझ में आ रहा था कि गलत बैठे हैं? गजब बेवकूफ है सब यार। काय को पढ़ रहा है? तुम लोग को पता नहीं चल रहा है कि हम गलत जगह बैठे, किताबियां रखने वाले पे बैठ गया। मतलब साइंस में सेंस नाम का चीज नहीं। जब इंसान बेंच बनवाता है ना, तो जो बनाने वाला मिस्त्री होता है उसको पता है कि जो लोअर डेस्क है ना, उस पर कम से कम 3 कुंटल का लोड बर्दाश्त करना। 5 लड़का बैठता है, एक लड़का का एवरेज वजन 60 किलो, 6 पचे 30, 3 साढ़े 3 कुंटल का लोड रोक सके उसको उतना मजबूत बनाता है। और ऊपर जो डेस्क रखता है उसको कमजोर बनाता है, उतना मजबूत नहीं बना, जानता है हाथे में रखेगा खूब से खूब 1 कुंटल, तो सोचा 1 कुंटल वाला पे 3 कुंटल बैठ जाएंगे, और पे खाली पैर रखेगा। लड़का भी घोंचू है सब। सोचा कैसे नहीं दिखाई देता है? नहीं दिख रहे हैं हम? नेत्रदान कर दो पीएमसीएच में, सामने बढ़ने का नहीं दिख रहा है आपको ना बाबू, दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, आगे बढ़ो। एकांतवास का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, हुमायूं ने क्या कोई प्रशासनिक सुधार किया? नहीं। हुमायूं ने बस ये कहा कि राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जिस तरह ईश्वर के लिए पूरी पृथ्वी उसका साम्राज्य है, वो सबका ख्याल रखता है, उसी तरह राजा के लिए उसका साम्राज्य क्या है, उसको भी जिस तरह ईश्वर ख्याल रखता है उसी तरह राजा को भी ख्याल रखना चाहिए। उसने ईश्वर का क्या कहा? प्रतिनिधि कहा। क्या कहा? प्रतिनिधि कहा था। बाकी अकबर ने क्या कोई प्रशासनिक सुधार किया? अरे सब तो अकबर किया बकलोल। जजिया सुधार अकबर, तीर्थ यात्रा कर अकबर, दास प्रथा का अकबर ने किया था, तुलादान व्यवस्था की शुरुआत अकबर, झरोका दर्शन की शुरुआत अकबर, राजपूत नीति अकबर, धार्मिक सहिष्णुता अकबर, सिक्कों को चलाया अकबर, सीताराम का सिक्का अकबर, कलमा लिखवाया अकबर। बहुत सारा सुधार किसने किया था? अकबर ने। मनसबदारी व्यवस्था अकबर। जितना प्रशासनिक सुधार हुआ सब किसने किया था? अकबर। प्रशासनिक सुधार किसने किया? अकबर ने। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पेज पे नीचे लिखा होगा, मुगल प्रशासन एक केंद्रीय प्रशासन था जिसमें नौकरशाही का पूर्ण नियंत्रण था। लाइव वाले आप सारे लोगों को मटेरियल मिल गया है, आप उसमें देख सकते हैं खोल के, नहीं तो फिर बाद में देख लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद आप मटेरियल खोल के। हम यहाँ बता देते हैं, मुगल प्रशासन कैसा था? केंद्रीय था। कैसा था? केंद्रीय। केंद्रीय प्रशासन था, यानी राज्य जो राजा का ही मेन शासन होता था, और बाद में ये अपने अपने अलग अलग क्या बना रखा था? सूबा बना रखा था। क्या बना रहा था? सूबा। सूबा मतलब प्रांत थे, और सारी जगहों पे ये अलग अलग टाइप के अधिकारी नियुक्त किया था। अधिकारियों को हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेट या नौकरशाह। तो मुगल प्रशासन केंद्रीकृत थी या विकेंद्रीकृत? केंद्रीकृत। सर्वोच्च कौन होता था? राजा। बाकी छोटे जगहों पर शासन किसके द्वारा होता था? अधिकारियों द्वारा। अधिकारी जहां पे शासन होता है उसे क्या कहा जाता है? नौकरशाही। क्या कहा जाता है? नौकरशाही। क्या कहा जाएगा?
नौकरशाही के नाम से जाना जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब इसमें सबसे बड़ा पद किसका था? तो भाई वकील। क्या नाम था? वकील। राजा के बाद सबसे बड़ा पद कौन रहता था? वकील। और उसके बाद वजीर। कौन रहता था? वजीर। वकील जो था वो एक तरह से समझिए राजा गया, पूरा शासन किसके पास रहता था? वकील। तो वकील के पद पर राजा जो था अपने किसको बैठा था? सगे संबंधियों को, जिन पर पूरा भरोसा था, वरना ऐसे मेन पद किसी दूसरे को नहीं ना दे सकते, चौपट करके रख देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बाबू समझ में आ रहा है? तो क्या क्लास है आज? जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है मास्क लगा के, आप ही ऊपर है, मास्क निकालना थोड़ा सा। तो क्या क्लास है आज? नहीं, आप कितने दिन से आ रहे हैं? तब से जा रहा है। तुम हैंडीकैप में पहला दिन जगह देख रहे हो बैठते हो, हैंडीकैप नहीं है? लोल। चलो ठीक है, बैठो बैठो। कोई हम कहेंगे नया हैंडीकैप आया है। आगे देखें, अब प्रिया सिंह कौन कमेंट कर रही है जी? ये लड़का सबका समझा रहा है सर, बड़ा बड़ा कमेंट मत करो। एक को लड़की कुछ कहती पीछे 4 को कमेंट करते रहेगा। देखो यूट्यूब पर वीडियो था जिसमें डाले थे, बहुत यूट्यूब पर वीडियो डालते रहता है, तो उसमें एक बार कमेंट पढ़ रहे थे, तो उसमें एक लड़की पूछी थी, सर हमको आपका पढ़ाने का तरीका सही लगता है, आपकी कोचिंग पटना में कहाँ है? तो एगो तो बकलोल को उसको पता नहीं है कि पटना में हमारा कोचिंग कहाँ है, सबको पता, ऑटो रिक्शा ठेला सबको पता, लेकिन उसके कमेंट में कम से कम 2000 लड़का रिप्लाई दिया था। मतलब भिगना पारी से तनी से आगे है, मतलब यार उसका कमेंट देख लोगे, रिप्लाई तो गूगल मैप की जरूरत नहीं है। सीढ़ी सीढ़ी गिन के बताया था, बहुत ऊंचा सीढ़ी है, 85 को सीढ़ी ऊपर है। तो लाइव वाले आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दिया कीजिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखिए, वकील सबसे, राजा के बाद सबसे बड़ा पद वकील, सबसे बड़ा पद वकील का। वित्त विभाग के लिए वजीर होता था, वित्त विभाग के लिए वजीर, सबसे बड़ा पद वकील। उसके बाद वजीर, वजीर के पास क्या था? वित्त विभाग। मीर बख्शी जो थे वो सेना, मीर बख्शी सेना, मीर बख्शी, मीर बख्शी, मीर बख्शी सेना थे। मीर आतिश तोप, आतिशबाजी होती है ना, आतिशबाजी मतलब पटाखा छोड़ना, दीपावली में आतिशबाजी होती है ना, तो छोटे लेवल का आतिशबाजी था, और वहां पे क्या था? बड़े लेवल का तोप मारना। तोप किसके पास होता था? मीर आतिश। तोप मीर आतिश, सेना मीर बख्शी, वित्त विभाग वजीर, राजा के पास सबसे बड़ा पद वकील का होता था। काजी, देखिए पूरा नाम है काजिल उल कुजाल, इतना कौन याद रखेगा? काजी उल कुजाल, सीधा याद रखेंगे काजी, बताए तो थे। काजी मतलब जज, काजी मतलब जज, काजी मतलब जज। एक ऐसे भी सुने होंगे, मियां बीबी राजी तो क्या करेंगे? काजी, सुने कि नहीं? जब हस्बैंड वाइफ राजी हैं तो भाई वही होगा। अब जज साहब क्या कर लेंगे उसमें? यहाँ पे समझ गया कौन जी? सर बकलोल, कुछ कुछ लड़का एकदम बैल हो गया, भैंस धोने लायक है, सब एडमिशन ले लिया, समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, सीधे एकदम। काजी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काजी मतलब क्या होता है? जज, काजी मतलब जज। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। सबसे बड़ा पद कौन था? वित्त विभाग, मीर बख्शी, मीर आतिश। जज किसके पास था? हाँ, अब धर्म 2 टाइप का था, एक देखेंगे सद्र उल सुदूर, सद्र उल सुदूर, ये धार्मिक मामला देखता था। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर क्या था? धार्मिक मामला। सद्र उस सुदूर धार्मिक मामला। ये क्या था भैया? समझिए ध्यान से, ये धार्मिक मामले पर राजा को सलाह देते थे। तो लिखा है ना धार्मिक मामला, तो लिखिए राजा को सलाह, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? राजा को सलाह। मतलब कोई धार्मिक मामला आ गया तो किससे सलाह लेता था? सद्र उस सुदूर, धार्मिक मामला में राजा को सलाह। सद्र उस सुदूर, राजा को क्या देते थे? सलाह। सद्र उस सुदूर, राजा को क्या देते थे ये लोग? सलाह देते थे, राजा को सलाह देते थे ये लोग। समझा क्या कि नहीं? किसी को दिक्कत? मान के चले किसी को धार्मिक मामला में गड़बड़ी है, समझे में नहीं आ रहा है, कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो किसके पास जाएगा? सद्र उस सुदूर के पास। सद्र उस सुदूर में अकबर के वक्त में ऋषि मुनि को भी रखा गया, हिंदू लोगों को कोई सलाह लेना है या फिर राजा को हिंदू मैटर पे कुछ जानकारी चाहिए तो किससे लेता था? सद्र उस सुदूर। धार्मिक लोगों में एक सबसे बड़ी खराबी समझिए, सबसे बड़ा, जो जिस धर्म का रहेगा ना वो ये सोचता है, धार्मिक आदमी की नहीं, जो धर्म गुरु है। धर्म गुरु मतलब सोचते ना, चाहे जिस भी धर्म का वो गुरु है, तो जैसे हम लोग जीएस के गुरु, उसी से धर्म गुरु। धर्म गुरु का कहा, उन लोग की मेंटेलिटी देखना, वो सबको कहेंगे तुम ही नहीं जानता है, तुम धर्म के बारे में नहीं जानता। अरे भाई, फिजिक्स के टीचर को कहेगा तुमको क्या पता धर्म के बारे में, और पलट के कहेगा तोरा कौन सी पता न्यूटन के बारे में, तो भाग जाएंगे। सबको वो कानून सिखाते हैं भैया, उसका वो सब्जेक्ट नहीं है, समझा कि नहीं? लेकिन ना वो ऐसा कहेगा ना, सबको सिखाएगा। जैसे मान के जिस धर्म का रहेगा, हम किसी धर्म का नहीं लेते ना, तो फिर एक बवाल करेगा, देखो किसके बारे में बोल रहा है कि नहीं यहाँ पे। अब ठीक हुआ, लोगों ने मुझे धक्का दिया शायद ये सोच के कि मैं डूब जाऊंगा, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे तैरना सिखा दिया। अब हम नामे नहीं लेते हैं किसी का, लो अब हम सीधे क्या बोलते हैं? धर्म गुरु, सब लोग समझ जाते हैं। अभी बताओ, वो कहेगा जैसे जिस धर्म का है सारा नियम कहेगा आप भी फॉलो कीजिए, ये भी कीजिए, वो भी कीजिए। जैसे हिंदू धर्म में रहेंगे दिन भर पूजा पाठ कीजिए, ऐसे कीजिए, मुसलमान में रहेगा तू भी कहेगा 5 ये कीजिए, वो मतलब जितना वो कर रहा है ना आपसे भी कहेगा उतने करो। तो भैया हमारे तुम्हारे में फर्क है, समझना चाहिए कि नहीं समझना? अगर हम कहें कि जितना हम जीएस पढ़े हैं उतना ही आप पढ़िए, तो भैया आप स्टूडेंट काय को है, हम टीचर काय को, फिर हमारा एक स्पेशल रिस्पेक्ट क्या है? तो वो क्या कहता है लोग, धर्म वाला लोग, कि आप कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी कीजिएगा हल्का सा भी, या फिर आप कुछ भी लॉजिक लगाइएगा, सीधा कहेगा तुम क्या जानता है इस बारे में। अरे भैया वो नहीं जानता है, उसको इस हिसाब से बताइए कि वो अपना जीवन भी जी सके, जिस फील्ड में उसने बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो भी चल सके, और थोड़ा बहुत धर्म को भी क्या करे ले सके। लेकिन ना धर्म वाला कहेगा हमारे हिसाब से चल पूरा, और पलट के जवाब देगा तो भड़क जाएगा, हमें किस काम का है। कोई इंजीनियर कह देगा कि तोरा कौन सी पता है कि मैकेनिक्स के बारे में, हमारे किस काम का है, वो बोल देगा तो तू जानता वो हमारा कौन काम का है।
ये धर्म वालों में बहुत बड़ी खराबी होती है, दूसरे को नसीहत देंगे। भाई तुम जितना जानते हो उतना नॉर्मल आदमी नहीं जानता। तो सदर उल सुदूर यही सब कहते थे। राजा को आके क्या सिखाते थे, राजा साहब आपको क्या पता है, धर्म ऐसे नहीं ऐसे कह रहा है। तो राजा कहता था यहाँ पर सीधा से, अरे बैल कहीं का, सब धर्म के हिसाब से चलेंगे ना सब चीज, तो पता चला कोनो विदेशी आक्रमण होगा और सबसे पहले तू ही पिटेगा, तब आओगे राजा साहब के साथ, राजा साहब बचाइए। अरे यार धर्म वालों को केवल धर्म देखना है और बाकी समाज वालों को धर्म समाज दूरदर्शिता 100 साल बाद क्या होगा सब चीज देखना है। तुझे बहुत जगहों पे क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आई सदर उल सुदूर वाले नहीं, नियम ऐसे कहता है। क्या बात कर दी आपने, राजा ने किस चीज की घोषणा कर दिया, मजहर। याद कीजिए मजहर की घोषणा किसने किया था, अकबर। कहा कि चाचा चाचा मत कीजिए, यहाँ पे लास्ट डिसीजन किसका होगा, अकबर का होगा। और एक अबू फजल को कह दिया कि चाचा करेगा कटवा देना, तो अबू फजल साइड में कह दिया जो बोल रहा है सुन लो, कटवा देगा वहां पर। अबू फजल साइड में आ गया। अब भरे दरबार में बुलाया सभा, अकबर ने कहा सदर उल सुदूर से कि किसी को भी कोई दिक्कत है, मैं अब मजहर की घोषणा कर रहा हूँ कि धार्मिक मामले में अंतिम डिसीजन किसका होगा। पहले से अबू फजल क्या सिखा के गया था, काटकूट देगा ज्यादा चाह, सब लोग एकदम बहुत अच्छा जी हुजूर जो आप कहेंगे वही है। किसकी घोषणा कर दिया, मजहर की घोषणा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। औरंगजेब आया तो उसने एक अलग डिजाइन का मुहत्सिब क्या नियुक्त कर दिया, मुहत्सिब। मुहत्सिब का काम क्या था कि लोगों के आचरण की जांच करना, शरीयत के हिसाब से जी रहे हैं कि नहीं, कोई पेंटिंग तो नहीं बना रहा है शरीयत के खिलाफ हो जाएगा, कोई गाना तो नहीं गा रहा है शरीयत के खिलाफ हो जाएगा। लोगों को क्या देखने लगा था, नैतिकता। तो ये मुहत्सिब और ये ईसा मत मार दीजिएगा, धार्मिक मामला, धार्मिक मामला कौन देखता था, सदर उल सुदूर और मुहत्सिब। नैतिकता, लोगों का नैतिक जीवन किस आधार पर, शरीयत के आधार पर। नैतिक जीवन की जांच किस आधार पर, शरीयत। देखिए लिखा ना, शरीयत तथा नैतिक मूल्यों की जांच, शरीयत तथा नैतिक मूल्यों की जांच। क्या मुहत्सिब की जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी। आगे बढ़े, मजहर की घोषणा किसने किया था, किसने किया था, अकबर ने किया था। आगे बढ़ जाते हैं, मुहत्सिब की नियुक्ति औरंगजेब, अरे अकबर का, मुहत्सिब तो अकबर ने किया था। मजहर की घोषणा अकबर। देखिए अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15, यानी सूबे कितने थे 15, और औरंगजेब के समय 20। सबसे ज्यादा साम्राज्य किसका था, औरंगजेब। कितने राज्य थे 20, उस समय सूबे कितने थे 20, बहुत बड़ा राज्य हो गया था। बसरते बस अकबर ने दक्षिण भारत पे नहीं ज्यादा हमला कर पाया, और इसने क्या किया, शाहजहां ने सॉरी औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर पूरा ज्यादा फोकस कर दिया था। आगे देखते हैं, मुगल कालीन स्थापत्य कला। देखिए 3 जगह हमेशा आप प्रकृति से हार जाएंगे, हमेशा हारा है, पूरी दुनिया हारी है। पहला अफगानिस्तान में पूरी दुनिया हारेगी, क्योंकि वहां तालिबान से नहीं लड़ना है, वहां पर्वत पहाड़ इस सबसे लड़ना, खाली पहाड़ है दूर दूर तक, आपको पता ही नहीं है कौन रास्ता किधर जाएगा, उन सबको सारा रास्ता पता है, वहीं पैदा हुए हैं, वहां कोई नहीं जीत सकता। दक्षिण भारत कोई नहीं जीत सकता। हर्षवर्धन गए तो थे दक्षिण भारत, पुल के सीन मारा, नर्मदा नदी किनारे उलाट दिया जाएगा यहाँ से, दक्षिण भारत में आएंगे। और मुगलों ने नीचे गए दक्षिण भारत में, हार के चले। औरंगजेब गए, शिवाजी थूर के चले। तो दक्षिण भारत आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि दक्षिण भारत का जो टेरेन है, टेरेन मतलब समझते हैं, बनावट, जमीन की बनावट, वो इतना उटपटांग है कि वहां उत्तर भारत का आदमी कोई जीत ही नहीं सकता। तीसरा नक्सलाइट, नक्सल से नहीं जीत सकते। रीजन क्या है, नक्सल एक अलग समय, नक्सल तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सरकार नहीं चाहती है पूरी तरह से खत्म हो रहा है, लेकिन नक्सल के साथ भी प्रॉब्लम ये है, नक्सल ज्यादा खतरनाक नहीं है, बट वो जिस जगह पे रहते हैं इतना घना जंगल है, वहां सूरज की रोशनी जल्दी नहीं पहुंच पाती, हेलीकॉप्टर जा ही नहीं सकता, जाइएगा हेलीकॉप्टर दिखेगा नहीं, कहां बैठा, आराम से बैठेगा, खड़े रहेगा, उठते रहो सोच रहे हेलीकॉप्टर से। अब हम ही लोग इस ट्रेन के नीचे है, कहां हेलीकॉप्टर देख लेगा कितना का बैच चल रहा है, नहीं ना, जंगल में नहीं लड़ सकते, 3 जगह नहीं लड़ सकते। ये इसी में गलती किसने किया था, औरंगजेब ने, दक्षिण भारत में पूरा समय बिता दिया। अब मुगलकालीन स्थापत्य कला, मुगलकालीन स्थापत्य कला की शुरुआत कहां से हुई है, बाबर। कहां से, बाबर। 4 बाग शैली का जन्म, बागीचों में सीधे नहरों द्वारा बाबर। हुमायूं के काल में दीन पनाह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, और इसका मकबरा किसका, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा हुमायूं के काल में बना कि अकबर के काल में, हाँ भैया किसी का मकबरा उसके काल में कैसे बनेगा, मरने के बाद नहीं बनेगा, अकबर के काल में। अकबर के काल में स्थापत्य कला बना या नहीं बना, बना था। अकबर के काल में भी स्थापत्य कला बना था, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला और इलाहाबाद का किला। अकबर के बाद कौन है, शाहजहां आ जाएंगे, जहांगीर। कहाँ है, जहांगीर। जहांगीर के काल को स्थापत्य कला के लिए अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पर स्थापत्य कला का विकास नहीं हुआ, इसे स्थापत्य कला के विरोध में माना जाता है। इसके काल में किसका विकास हुआ था, चित्रकला। किसका, चित्रकला का। बताइए जहांगीर के काल को स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा जाता है, क्या गलत कहेगा, इसके जहांगीर के काल में स्थापत्य कला का बहुत ही कम विकास हुआ, अतः जहांगीर के काल को स्थापत्य कला का विश्राम काल। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला के स्वर्ण काल के कारण ही पूरे मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, शाहजहां। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन गलत मत हो जाए। आपसे अगर ये पूछेगा कि चित्रकला का स्वर्ण काल, आप बता सकते हैं जहांगीर, नो डाउट। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, प्रशासनिक काल का स्वर्ण काल, लेकिन कह देगा कि पूरे मुगलों का स्वर्ण काल, तो अकबर नहीं होगा, कौन होगा, शाहजहां। क्योंकि अकबर के वक्त में सब कुछ विकास जरूर हुआ था, लेकिन वो इतना संघर्ष कर रहा था कि संघर्ष और खुशहाली दोनों एक साथ नहीं मिलती है। जिस दौरान आप संघर्ष कर रहे होते हैं उस दौरान आपका विकास तो हो रहा होता है, लेकिन उस दौरान आप खुशहाली नहीं देखते। बाबर के वक्त में देखिए संघर्ष चल रहा था, क्या बाबर को शांति मिला, हुमायूं के वक्त में, ये तो पहले था, इस जगह साइड कीजिए यहाँ पे। अकबर के समय में विकास बहुत हुआ, लेकिन संघर्ष अथाह हुआ, राजपूत अलगे अलगे धुन में था सब, हम सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। आपको बताई थे, उसने कहा सम्मान चाहिए, क्या चाहिए, राजा चाहिए, बोलो राजा हम बादशाह रहेंगे। दिखा दिया कि नहीं दिखा, इन लोगों को लड़ना चाहते थे लोग, राजपूत लोग यहाँ पर, इन लोगों को मनसबदारी दिया, लो लड़ो। मनसबदारी में नहीं लड़ने को भेजा, मनसबदारों का काम क्या था, लड़ो। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसने बना दिया, औरंगजेब। तो ये संघर्ष था। जबकि शाहजहां के बाद कौन आया, सॉरी अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर ने भी संघर्ष किया, उसने काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन चित्तौड़ अभियान को कंप्लीट किया। शाहजहां के वक्त में तो संघर्ष का बात ही नहीं है, इसके समय से तो
इलाहाबाद सॉरी अफगानिस्तान भारत से स्वतंत्र हो गया था। इसने खाली पैसा लगा लगा के डेवलपमेंट का काम किया। अतः स्थापत्य कला के क्षेत्र में अत्यधिक विकास के कारण शाहजहां के काल को पूरे मुगल काल का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या अकबर के काल को स्वर्ण काल कह सकते हैं? काय संघर्ष चल रहा था। जहांगीर के काल को जो अकबर ने किया वही जहांगीर ने किया, फोटो टोटो ठीक ठाक से बना दिया। शाहजहां के काल में क्या चित्रकला का विकास हुआ था? बहुत कम, ना के बराबर हुआ। शाहजहां के काल में चित्रकला का विकास नहीं हुआ। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हाँ, गलती लिख दिया होगा, गलती लिख दिया क्या? हुमायूं का मकबरा स्थापत्य कला में तो पढ़ाए आप लोग, गलती कैसे कर दिया यहाँ पे? हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह विश्वविद्यालय बनाया, उसके मकबरा गुलबदन बेगम दिल्ली में हुमायूं का मकबरा यहाँ पे सुधार देंगे आप। सुधार किसने बनवाया था? हमीदा बानो में, हमीदा बानो बेगम। गुलबदन बेगम ने तो हुमायूं नामा पुस्तक लिखा। ये तो आपको पढ़ाया है ना जी, चलिए पढ़ाए हैं तो आप लोग ने इसको देख लिया, सुधार देंगे आप लोग। आगे बढ़े। शाहजहां की देन है जो इंडिया में बहुत लोगों को रोजगार मिला है। हाँ भाई, बहुत लोगों को रोजगार मिला, सबको शाहजहां अच्छी बात है, बहुत स्थापत्य कला में बहुत लोगों को रोजगार मिला है। आगे बढ़े। शाहजहां ने कुछ काफी कुछ सुंदर सुंदर चीजों का बनवाया उसकी वजह से। हाँ सही बोल, शाहजहां से ज्यादा तो मुमताज का दिन। आगे देखें, मुगल स्थापत्य कला में किसी को दिक्कत? चलिए क्वेश्चन बता सकते हैं। मुगल स्थापत्य कला का विश्राम काल किसे कहा जाता है? मुगलों का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल। हाँ? मुगल चित्रकला में मुगलों की भाषा, मुगल चित्रकला में भी कौन सी शैली देखने को मिलती है? फारसी। कौन सी शैली? फारसी शैली। मुगल चित्रकला में बाबर के समय के चित्रकार बेहजाद, बाबर के समय के चित्रकार बेहजाद। इन्हें पूरब का क्या कहा जाता है? राफेल। पूरब का क्या कहा जाता है? राफेल। दसवंत किसके दरबार में? अकबर। मीर सैयद अली और मीर समद, सैयद अली और समद हुमायूं, सैयद अली और समद हुमायूं। दसवंत अकबर। खानदाने तैमूरिया किसने बनाया था? दसवंत। खानदाने तैमूरिया खानदाने तैमूरिया पुस्तक है या चित्रकला? उसमें कहां से कहां तक चित्र है? बाबर से लेकर अकबर तक में। वो किसके खानदान का? खानदाने तैमूरिया, क्योंकि तैमूर के वंशज ही ये लोग थे। लोग खानदाने तैमूरिया। अब ध्यान से समझिए मेरी ओर, बाबर के वक्त से ही चित्रकला चालू हो गया था। और बाबर के समय में जो चित्रकला चल रही थी वह चित्रकला में फारसी लिपि का ज्यादा महत्व था, उसमें चित्रकला में फारसी ज्यादा थी। जबकि जहांगीर जब आया तो उसके समय में फारसी लिपि समाप्त हो गई, बल्कि भारतीय लिपि आ गई। भारतीय लिपि में चित्रकला जो बनने लगी वो भीड़ भाड़ वाले सीन दिखने लगा। राजा के साथ उसके फोटो में मंत्री वगैरह भी रहते थे। तो धीरे धीरे भारतीय शैली का विकास यानी देसी चित्रकला का विकास किसके समय से माना जाता? किसके समय से? जहांगीर। जबकि उससे पहले जो चित्रकला थी फारसी शैली थी, ईरानी परंपरा। कैसी? ईरानी। फारस कहां पे? ईरान, उसी को फारसी शैली। तो मुगलों की मूल चित्रकला की शैली देसी थी या फारसी थी? एक बार क्वेश्चन पूछा था पीसीएस में कि किसके काल में मुगलों की वास्तविक चित्रकला की आत्मा का अंत हो गया? जहांगीर के काल। मुगलों की वास्तविक चित्रकला क्या थी? फारसी। लेकिन जहांगीर के समय क्या हो गया? देसी चित्रकला। जो भारत में जिस तरह की पेंटिंग होती है हम लोग यहाँ, तो उस सब शैली का क्या हो गया? विकास हुआ था। समझ गया कि नहीं गया? मुगलों की वास्तविक चित्रकला क्या थी? फारसी शैली, भाषा फारसी। किस काल में चित्रकला में देसी शैली का प्रवेश हुआ? जहांगीर के काल। किसके काल में? जहांगीर के काल। तो मुगलों की जो अपनी चित्रकला की वास्तविक आत्मा कब लुप्त हो गई? जहांगीर के काल। किसके काल में? जहांगीर के काल में। खानदाने तैमूरिया किसने बनवाया? हाँ, दसवंत। किस मुगल बादशाह ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया? किसने? औरंगजेब। किसने प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। एक और चीज है, लघु चित्रकला की शुरुआत जो किया वो शाहजहां के काल में हुआ। लघु चित्रकला की शुरुआत शाहजहां, मतलब छोटे छोटे चित्र बनाना। किसी का छोटा, जैसे छोटा चित्र समझते हैं? इसे बताए, हमारा यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे तो जो थंबनेल बनता है साइडवा में मेरे को मार्कर लेके ऐसे खड़ा रहता है, हाँ, पिंक शर्ट वाला, वो क्या है? लघु चित्र। क्या है वो? लघु चित्र। पासपोर्ट साइज फोटो, उसी को क्या कहते हैं? लघु चित्र। तो लघु चित्र की शुरुआत किसके समय से हुई? शाहजहां। और इसके समय रंगों का बहुत महत्व बढ़ गया इसके समय। तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। शाहजहां के समय चित्रकला का विकास कम हुआ, लिखा ना? लास्ट टॉपिक में देखेंगे, सेकंड लास्ट। शाहजहां के काल में चित्रकला का विकास कम हुआ, उसी में ब्रैकेट में आगे लिख लेंगे। इसके काल में लघु चित्रकला का विकास हुआ। इसके काल में लघु चित्रकला का विकास हुआ। इसके काल में कैसा चित्रकला? लघु चित्रकला। लघु चित्रकला का विकास हुआ। हो गया? यहां लिख देंगे, लघु चित्रकला का विकास हुआ। हो गया? पासपोर्ट साइज फोटो, लघु चित्रकला का विकास। लघु चित्र। एक बार क्वेश्चन पूछा था, कभी कभी सोचा एग्जाम में पगला जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कि दिमाग जर जाता है कि चित्रकला के क्षेत्र में सबसे स्पष्ट फोटो, सबसे स्पष्ट चित्र जिसमें दाढ़ी के बाल भी स्पष्ट समझ में आ जाए। सोचो सोचो, एकदम एचडी फोटो का बात कर रहा हूं भाई। ऐसे सीधा फोटो खींचेगा तो दाढ़ी का बाल तो समझ में आता है, इतना काला हो जाता है। एकदम सटा के फोटो खींचिए, एकदम आईफोन से जूम करके, एकदम दाढ़ी का बाल तक दिख जाएगा। ये किसके काल में हुआ? साज भाई। जब छोटा फोटो करेंगे तभी ना, तो वहां लिख सकते हैं एचडी फोटो। हाँ, एचडी फोटो, एचडी या 4K, मतलब स्पष्ट फोटो। सबसे स्पष्ट फोटो किसके समय होते थे?
जहांगीर के, ऐसा शाहजहां के दाढ़ी के क्या दिखते थे, बाल तक, दाढ़ी के बाल रोआ रोआ तक दिख जाता था। आईब्रो जो होता है ये सब एकदम स्पष्ट दिख जाता था। आईब्रो, अब लड़का सबका आईब्रो घास की तरह होता है, वो लड़कियां सब छील छाल के एक जगह कर रहती है यहाँ पर। लड़का सबको, लड़की सबको समझ में नहीं, उसको लगता है लड़का वही सब देखता है। इतना फुर्सत है तो आईब्रो है कि नहीं, नहीं ध्यान देता है। आप लड़का लोग बताओ, कोई लड़का ध्यान देता है? कौन नहीं ध्यान देता है? टाइम छोड़ो ना, लड़का को तो ये नहीं पता कि आईब्रो है कौन, हाई वाला है कि हाई वाला है, उसको इस सब से कोई मतलब नहीं है। आगे समझते हैं, समझा गया? तो सबसे ज्यादा इस सब का विकास किसके साथ? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? सबसे क्लियर फोटो शाहजहां के काल। उसके नीचे मुगल काल में लिखी प्रमुख पुस्तक, हम पढ़ा दिए कि नहीं पुस्तकों के बारे में? यहाँ एक जगह लिख दिए, आपके लिए आसानी होगा। बताइए, तुजू को सुधा दीजिएगा। बुजू के बाबरी लिख दिया है, मात्रा बड़ी गलती लिखी, तुजू के बाबरी, टाइपराइटर से तनिक सा गलती हो जाता है। तुजू के बाबरी किसने लिखा है? बाबरनामा, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम कौन थी? सिस्टर, लिखा हुआ है ना, सिस्टर। एकमात्र पुस्तक जिसे मुगल काल की महिला ने लिखा, गुलबदन बेगम। कौन बेगम? गुलबदन बेगम। अकबरनामा, अकबरनामा, तुजू के जहांगीरी, क्या कंप्लीट किया था? किसने कंप्लीट किया? मोतमिद खान। दोनों का नाम लिखा रहेगा ना, मोतमिद खान। तुजू के जहांगीरी, जहांगीर और मोतमिद खान, जहांगीर और मोतमिद खान। अब देखिए, शाहजहांनामा, इनायत खान, शाहजहांनामा, इनायत, शाहजहांनामा, शाहजहांनामा, तबकाते अकबर, निजामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबर, तबकाते अकबर। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि किस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल सल्तनत की चर्चा है। बड़ी मोटी पुस्तक है, 12 भाग है इसके। ये सब थोड़े याद रखेंगे, 12 भाग है को पन्ना कितना में बिकता है, ये सब आप लोग को मास्टर बनना है। हाँ, तो मास्टर बनेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे आप लोग, समझ गए कि नहीं? रिजल्ट कभी भी स्पेशलिस्ट इंसान का नहीं होता है, जो जनरलिस्ट रहता है सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। इतना मोटा किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं ना आपको, बस इतना याद रखें। तबकाते अकबर, कौन सा पुस्तक? तबकाते अकबर। किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबर, तबकाते अकबर। इसमें कहां से चर्चा है? दिल्ली सल्तनत, कहां तक? मुगल। आप दिल्ली सल्तनत देखेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश। मुगल ससुर अपने इतना बड़ा वंश है, और बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाद में बकलवा, इस सब के बारे में चर्चा किसमें है? तुजुक ए अकबर, तबकाते अकबर, तुजुक अकबर नहीं, तबकाते अकबर। निजामुद्दीन अहमद, याद रहेगा नाम? बताइए, तुजुक के बाबरी, तुजुक के बाबरी, बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुजुक के बाबरी है, तुजुक के बाबरी बाबर, तुजुक के जहांगीरी, मोतमिद खान और जहांगीर, तबकाते अकबर, निजामुद्दीन अहमद, शाहजहांनामा, इनायत, शाहजहांनामा, शाहजहांनामा। सारा किताब हो गया एक जगह। अब अनुवादित पुस्तक भी, अकबर के काल में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके प्रमुख कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। बाद में अनुवाद का काम दारा सिकों के समय सबसे ज्यादा हुआ। याद रखिएगा, इन्हीं सारे गुणों की वजह से लघु अकबर किसे कहा जाता है? लघु अकबर, दारा, लघु अकबर। ये मटेरियल में दिए थे तो उसमें था ही, आपका बताए हुए हैं ना जी? लघु नहीं पता है तब मरियल की तरह कहा जाता है सब। लघु अकबर, दारा, दारा सिकों के समय बहुत सारे। महाभारत का बदायूं, कौन? बदायूनी, कौन था? बदायूनी, बदायूनी लिख दिया, बदायूं, ठीक है, बदायूनी। देखिए, बदायूनी, अबू फजल और फैजी, बदायूनी, फजल फैजी, फजल फैजी। अबू फजल के ही तो भाई थे फैजी, दोनों भाई लगे यहाँ पे। कौन सी पुस्तक? महाभारत। कौन सी पुस्तक? ये बताओ, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। 18 गो पर्व लेसन उसमें, भाई उतना बड़ा पुस्तक है, उसका एक खंड है बस, आपका ये भीष्म पर्व, गीता कहलाता है। उतनी बड़ी पुस्तक अकेले कोई आदमी अनुवाद करेगा, वो पगला जाएगा वहां पर। तो महाभारत छोट मोट किताब है भाई, रामायण छोटा है महाभारत से, 7 गो खंड है जिसको कांड कहा जाता है, लेकिन महाभारत तो बहुत मोटी पुस्तक है, तो ऐसे याद रखिए, बड़ा है तो ज्यादा आदमी लगेंगे। महाभारत में बदायूनी, फजल फैजी, बदायूनी, फजल फैजी, बदायूनी, फजल, अबू फजल मत बोलो, खाली फजल फैजी हो गया। इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा? सुनिए ध्यान से, ये अनुवाद किस भाषा में किया गया? उसमें लिखा है कि नहीं जी? मुगल कालीन फारसी में अनुवादित पुस्तक, टेंशन खत्म, सब किसमें गया है? मुगलों की भाषा कौन थी? हाँ, महाभारत बदायूनी, फजल फैजी। रामायण बदायूनी, रामायण बदायूनी, रामायण का अनुवाद कर दिए। अच्छा, महाभारत का अनुवाद करने का इनको हालत समझ में, दो हेल्पर रखना पड़ा। किसको किसको रखे थे? महाभारत इनको लगा छोट मोट किताब है, इतना मोटा किताब है। रामायण की अनुवाद बदायूं, महाभारत बदायूनी, फजल और फैजी। अर्थरवेद बदायूनी और हाजी इब्राहिम, अर्थरवेद बदायूनी, ये बदायूनी और हाजी इब्राहिम, बदायूनी और हाजी इब्राहिम। अब देखिए, अनुवाद में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? बदायूनी का। किसका है? बदायूं, बहुत महत्व। दारा सिकों का भी था योगदान, आगे देखेंगे लोग हम लोग। ये लीलावती, लीलावती पुस्तक फैजी, लीलावती, नल एंड दमयंती फैजी। नल एंड दमयंती आप पढ़ेंगे नहीं? राजा रानी की कहानी है, नल एंड दमयंती, नल एंड दमयंती फैजी, नल एंड दमयंती, लीलावती फैजी। रामायण बदायूनी, रामायण, अर्थरवेद बदायूनी, हाजी इब्राहिम। महाभारत
बदायूनी, फजल, फैजी, फजल और याद रहेगा, किसी को दिक्कत? कंफर्म। लीलावती, नल दमयंती, रास्तरंगिनी, शाह मोहम्मद, शाहबादी, शाह मोहम्मद, शाहबादी, शाह मोहम्मद। अब ये बहुत बार पूछेगा, उपनिषद, दारा, उपनिषद, दारा, उपनिषद, उपनिषद, गीता, गीता, वो केवल गीता भी किसका भाग है? लोग दारा सीखो का अरे महाभारत का भाग है, कितनी महाभारत है, उसमें से केवल गीता को लेकर ट्रांसलेट किसने किया? दारा। बाकी की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? बदायूनी, फजल, फैजी, बदायूनी, फजल, फैजी, नल एंड दमयंती, लीलावती, गीता, दारा, उपनिषद, रामायण, रामायण, अर्थवेद, बदायूनी, हाजी इब्राहिम, हाजी इब्राहिम, महाभारत, बदायूनी, फजल, फैजी, बदायूनी, फजल, लीलावती, नल दमयंती, राज तरंगनी, शाह मोहम्मद, बस पूरा नाम मत याद रखिएगा, शाह मोहम्मद बस याद रखिए, हो गया, याद रहेगा ना पुस्तक वगैरह। इसमें से एक आध क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, सब याद रखिएगा। उपनिषद वाला तो कई बार पूछा है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद, राजतरंगिनी को कलहन बोल रहा है, बगल कलहन ने तो राजतरंगिनी लिखा था, उसका फारसी अनुवाद किसने किया? बहुत खुश है, 4-5 बार कमेंट कर रहा है, हाँ सर राजतरंगिनी कलहन कलहन ने तो राजतरंगिनी पुस्तक लिखी, उस राजतरंगिनी का फारसी अनुवाद शाह मोहम्मद। पूरा नाम मत लिखो, कटवा देंगे अगले मटेरियल में पूरा नाम। राजतरंगिनी उस समय की पुस्तक है, इसमें कश्मीर का इतिहास वगैरह है, उसको फारसी में अनुवादित किया गया। मुगल काल में आए विदेशी यात्री, ये तो कुछ कुछ आपको याद है पहले, विदेशी यात्री, उसके बाद शासकों के असली नाम, उसके बाद मुगल क्या हो जाएगा? खत्म। और उसके बाद कल आप लोग का मुगल का क्या होगा? टेस्ट। तैयार है लोग? मुगलों का टेस्ट। चलिए, राल्फ फिंच समझिए, जब राल्फ फिंच गुजरात में आया था घूमने के लिए, कहाँ आया था? गुजरात। राल्फ फिंच, राल्फ फिंच कहाँ आया था? गुजरात। और इसी दौरान गुजरात आक्रमण किसने कर दिया? अकबर। हाँ, अकबर ने यहाँ क्या किया? गुजरात में सबसे द्रुतगामी अभियान गुजरात, कितने दिन में? 9 दिन में क्या किया? क्या हमला कर दिया गुजरात पर। इसी दौरान इसे कौन मिला? राल्फ फिंच। कौन मिला? राल्फ फिंच। और राल्फ फिंच जो मिला वो समुद्र के किनारे, और इसका जो जहाज था बहुत तगड़ा जहाज था, मोटर वाला, हाई वाला नहीं, हम लोग बांस वाला लेके, उस सबको इंजन सीबीएसई वाला होता है, उसके जहाज में इंजन था। अकबर को देखा, देखिए हमारी जहाज कितना दूर तक जाती है, बैठिए बैठिए हम ले चलते ऊपर। अकबर का भाग डुबा देगा, तब नहीं जाएंगे हम। अपने गया देखा, पहली बार अकबर को समुद्र दर्शन कहाँ हुआ था? गुजरात में। कौन सी खाड़ी देखा था? खंभात की। कौन सी खाड़ी? खंभात की। तो राल्फ फिंच से अकबर की मुलाकात कहाँ हुई थी? गुजरात। देखिए, यह एक अंग्रेज था जो अकबर के समय आया था, इसी ने अकबर को गुजरात अभियान के समय किसकी दर्शन कराया? समुद्र दर्शन के लिए कराया। देखो कहाँ ले जा रहा था? अंदर तक। अकबर का जहाजिया बड़ी तेज भाग गया, लेकिन हमको इंग्लैंड तो क्या हो गया समझा गया? अकबर समझ गया। अब पहली बार अकबर से कौन मिल गया? राल्फ फिंच। फिंच कहाँ चला गया? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में जाके बताया कि अकबर बहुत अमीर आदमी है, इसको संदेश भेजिए कि भारत में व्यापार करने के लिए दिया जाए। तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, इन्होंने क्या किया? एक पत्र भेजा, किसके साथ? कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में? अकबर के। वो लेके पहुंचा तो अकबर क्या हो चुका था? मर चुका था। किसके यहाँ पहुंचा? कहने लगा अकबर बादशाह आप बहुत महान है, फारसी में बात किया था। क्या किया था? फारसी। अकबर बादशाह आपके जैसा कोई बादशाह नहीं। अरे चट्टा कहीं का, अब्बू जी मर चुके, अब्बू जान का इंतकाल हो गया। इंतकाल मतलब समझते हैं? हाँ, डेथ। उर्दू में अगर कोई मर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इंतकाल कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं ना? अब्बू जान का क्या हो गया? इंतकाल। हम जहांगीर हैं, गड़बड़ा गया तो दूसरे का तारीफ कर दिए, लेकिन जहांगीर ने कोई दिक्कत नहीं, ओकरे बाबूजी का ना तारीफ किया था, तो वो भी कहा कोई बात नहीं, तुम तो बहुत होशियार है, सीबीएसई वाला है, फांसी बोल रहा है, टाई भी पहन के आया था, तो उसे कौन सी उपाधि दिया? इंग्लिश खान। क्या है? इंग्लिश खान की उपाधि दिया। किसी को दिक्कत? इसके बाद कौन आया? टॉमस रो। टॉमस रो को पहली बार व्यापारिक छूट मिली थी। क्या मिला? व्यापारिक छूट। अब फारूक सियर के समय हैमिल्टन वहां ससुरा इलाज कर दिया चेचक का, तो उसको मैग्ना कार्टा अधिकारी दे दिया था, वो तो अलग की बात है। समझ आ गया कि नहीं गया? तो बताइए, अकबर के समय राल्फ फिंच, अकबर के समय, अकबर के समय, उसके बाद जहांगीर के काल में 2 ठो। कौन कौन? हाँ, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस। इंग्लिश खान की उपाधि, इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे देखते लो। उसके बाद टॉमस हो गया। पिएट्रा डेला वेला, ये इटली का था, ये भी जहांगीर के समय आया था। पिएट्रा डेला वेला इटली का था, और किसके समय आया था? जहांगीर। और यही ससुरा इटली की पिएट्रा डोरा शैली से परिचय करा दिया। और जहांगीर के काल में बनने वाला एतमातुद्दौला का मकबरा भारत में पहला संगमरमर से ऐसा मकबरा था जिसमें पिएट्रा डोरा शैली का प्रयोग हुआ। नमो सुन रहे हैं? देखिए इसको नमो है कौन जी? पिएट्रा डेला वेला। पिएट्रा डेला वेला कहाँ का था? इटली का। कहाँ का था? इटली। तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? पिएट्रा डोरा शैली। पिएट्रा डोरा शैली कौन सी डेरी? पिएट्रा, पिएट्रा डोरा शैली। पिएट्रा डेला वेला ने किस चीज का जानकारी दिया था? पिएट्रा डोरा शैली का। यह शैली मूलतः कहाँ की है? इटली की है। कहाँ की है? इटली की है। किसके काल में आया था? जहांगीर। भैया इटली की शैली है, पहली बार इस शैली का प्रयोग जहांगीर के काल में। एतमातुद्दौला का मकबरा था। एतमातुद्दौला नूरजहां के बाबूजी का नाम था, असली नाम ग्यास बेग था। इनकी पत्नी का नाम असमत बेगम था, जो नूरजहां की माँ थी। इतर का खोज किया गुलाब के फूल से। भाई का नाम क्या था इसके? आसफ खान। इसकी भतीजी का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसने किसको फंसा लिया? शाहजहां। आगे बढ़े। ट्रेवेनियर, ये फ्रांस का था, शाहजहां के काल में आया था। ट्रेवेनियर कहाँ का था? फ्रांस। ट्रेवेनियर फ्रांस किसके काल में आया?
शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। आइए सोनार वगैरह था, क्या था? सोनार। पैसे से जौहरी था और शाहजहां के काल में मयूर सिंहासन बना और उस पे सोने चांदी जौहरी से जड़ाए गए थे। ये किसने देखा था? ट्रेवेनियर ने। किसने? ट्रेवेनियर। और इसी के काल, शाहजहां के काल में ही वहां क्या लगाया गया था? कोहिनूर हीरा। तो ये बताओ भैया, हीरा जो हीरा, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, हीरा मोती सोना चांदी, ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? शाहजहां के। तो सोनार कहां आएगा? शाहजहां। सोनार कौन था? ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर कहां का था? फ्रांस का। ट्रेवेनियर कहां का था? पैसे से जौहरी। पैसे से जौहरी। जौहरी मतलब समझते हैं? ए ग्रेड के सोनार को कहा जाता है। सोनार केवल सोना चांदी इस सब में फर्क समझता है, जौहरी रत्नों में भी अंतर बता देता है। नीलम, पन्ना, हीरा में क्या अंतर है? हीरा ओरिजिनल देखेंगे तो चमक भी नहीं करता है, नहीं चमकता है। हम देखेंगे वो हीरा और हम दूर से जरूरत नहीं, हीरा है नहीं नहीं देखते। कई आदमी पहनते होते हैं, कई लोगों को शौक होता है, मोटका मोटका इन्हें पगहा पहनता है सब सोना का, चैन वगैरह, तो वो सब सोना। जो जौहरी होते हैं वो और भी ज्यादा विद्वान होते हैं। रॉल्फ फिंच किसके काल में? रॉल्फ फिंच ये जाके किसको बताया था? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम किसको भेजा था? हॉकिंस। किसका पत्र लेके आया था? अकबर। अकबर किसके यहाँ पहुंचा था? जहांगीर के। इसके कैप्टन हॉकिंस के बाद कौन आया? टॉमस रो। और टॉमस रो के बाद पिएट्रा डेलावेला। पिएट्रा डेलावेला। पिएट्रा डेलावेला कहाँ का था? इटली। इसके बाद कौन राजा आया? शाहजहां। शाहजहां के समय कौन सा जौहरी आया था? ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर कहाँ का था? फ्रांस। ट्रेवेनियर फ्रांस। ट्रेवेनियर कहाँ का था? फ्रांस का था। ट्रेवेनियर फ्रांस का। उसके बाद बर्नियर आया था, ये शाहजहां के अंतिम समय में आया था। बर्नियर कहाँ आया था? शाहजहां के अंतिम समय, जब शाहजहां में पूरा बर्निंग इशू चल रहा था। शाहजहां के काल की सबसे बर्निंग इशू, ज्वलंत मुद्दा क्या था? उत्तराधिकार का युद्ध। इससे बड़ा बर्निंग इशू कौन था भाई? जिंदे था, उसके बेटा बेटी में मार चल रहा है उत्तराधिकार के लिए, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया। शाहजहां के अंतिम दौर में कौन आया? बर्नियर। शाहजहां के अंतिम दौर में बर्नियर। इसने उत्तराधिकार के युद्ध को देखा होगा कि नहीं? अंतिम काल में आए हैं तो देखा होगा। बेचारा इसने देखा कि रॉल्फ जो आया था ट्रेवेनियर फ्रांस से, शाहजहां ने उसे हीरा मोती, शाहजहां मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा दिखाया, तब कौन आया? बर्नियर। अब बर्नियर को क्या मिल गया? बर्निंग इशू मिल गया। याद कैसे रखेंगे? बर्नियर को क्या मिला? बर्निंग इशू मिला। कौन सी इशू? उत्तराधिकार का युद्ध। कौन सा इशू? उत्तराधिकार का युद्ध। बर्नियर कहां का था? अंग्रेज था, इंग्लैंड। जब भी अंग्रेज बोलता है तो क्या लिखा जाता है? इंग्लैंड। तो बर्नियर कहां का था? इंग्लैंड। शाहजहां के अच्छे दौर में आया, अंतिम समय इसने कौन सा बर्निंग इशू देखा? उत्तराधिकार। किस विदेशी यात्री ने उत्तराधिकार का वर्णन किया है? बर्नियर। शाहजहां के काल में जौहरी बन के आया, ट्रेवेनियर। पिएट्रा डेरावेला किसके काल में? जहांगीर के काल में। राल्फ फिंच, हाँ, औरंगजेब के काल अब शुरू होगा, क्योंकि बर्नियर जब आया था तो शाहजहां का अंतिम दौर चल रहा। अब किसके काल में आएगा? औरंगजेब के काल। मनुची। औरंगजेब के काल में मनुची। नाम से स्पष्ट, नाम से मिलाइएगा। बर्नियर बर्निंग इशू दिया, मनुची तोपची था। मनुची तोपची। मनुची तोपची, तू तोप चलाता था। मनुची क्या था? तोपची। तोप चलाना एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि उसमें निशाना नहीं होता है। बंदूक में तो ऐसे क्या दिक्कत है? फोर साइड टिप, बैक साइड अपर्चर होल, साइड अलाइनमेंट मिला के मार दीजिए गोली ढाई से। आप लोग को अगर एनसीसी किए होंगे, आप में से कोई किया है कि नहीं? साइड अलाइनमेंट पढ़े होंगे। फोर साइड टिप, बैक साइड अपर्चर होल को एक साइड में मिला के टारगेट में मिला के मार देना, क्या कहलाता है? साइड अलाइनमेंट का। साइड अलाइनमेंट मिलाइए, मार दीजिए। हम लोग एनसीसी बड़ी मन से किए थे, क्योंकि जाना था फौज में, चला ही यहाँ। आज भी हम हर एक हथियार खूब बढ़िया से जानते हैं, हर एक। अभी कौन जहाज आया है? हाँ, अभी एयरबस C295, उसका कोना 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 सब बता दिए, बताए ना। हमको आज भी सबसे ज्यादा दिलचस्पी हथियार में है। अभी 23 तारीख को हल्ला नहीं करना है, अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण होगा, आज जिसे भारत कहेगा 3000 किलोमीटर मारना है, क्योंकि उसमें मेन चीज है री एंट्री व्हीकल का टेस्ट करना। मिसाइलों में सबसे जटिल काम होता है री एंट्री, दोबारा टारगेट पर एंट्री कराना। रेंज बढ़ाना कौन चीज है? मसाला भरो, रेंज बढ़ जाएगा। समझ में गया? 23 तारीख को होने वाला है, समझ में कि नहीं? हल्ला नहीं करना है। अरे हल्ला होकर कौन क्या कर लेगा? जो हल्ला करेगा खोपड़िए पे मार देंगे। वो दिन गया जमाना, 1962 नहीं है, मोदी है, मोदी। तुमको पता चलिए जाएगा तो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ गया कि नहीं? तो ये पैसे से क्या था? तोपची। पैसे से तोपची था। समझ गया कि नहीं? तोप चलाने में सबसे ज्यादा काम करता है 8 फिगर और 4 फिगर। ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा। नक्शा आर्मी का एक नक्शा होता है, उसमें 4 फिगर 8 फिगर। तो मनुची क्या था? तोपची। तोप में मेन क्या होता है? तोप का कितना एंगल पे रखे हैं, मेन कितना एंगल, उसमें निशाना कैसे लगाएंगे? उसको बड़ी दूर मारता है। आपको पता है बफोर्स तोप 40 किलोमीटर मारती थी, 40 किलोमीटर। अब कहां से 40 किलोमीटर का निशाना लगाएंगे? दिखेगा 40 किलोमीटर? और उसमें कोई जीपीएस उपीएस कुछ नहीं, बस वहां का 4 फिगर बताइए, यहाँ पे 4 फिगर को सेट कीजिए, इतना घुमाइए, मारिए, वहां जाके गिरेगा। तो मनुची क्या था? तोपची। मनुची तोपची। मनुची याद रहेगा। तो अकबर से लेकर कहां तक देखें? औरंगजेब तक। अकबर से लेकर औरंगजेब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। बाबर के काल में कौन विदेशी यहाँ आ रहा था? वो खुदे विदेशी था ससुरा। बाबर तो खुदे विदेशी था। और बेचारा जहां ये हुमायूं, इस बेचारे को तो शेर शाह ने विदेशी बना दिया। बाबर क्या था? विदेशी। और हुमायूं तो देसी था ना, उसका पाला पड़ गया बिहारी से, इसको क्या बना दिया? विदेश। शांति से जिंदगी कौन जिया था? अकबर। अकबर के काल में कौन आया बताइए? रॉल्फ। अकबर के काल में रॉल्फ। अकबर के काल में किसी को दिक्कत? रॉल्फ। जहांगीर के काल में 3 गो, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, पिएट्रा डेला वेला। शाहजहां के काल में 2 गो। शुरुआत में आया फ्रांस का ट्रेवेनियर, पैसे से जौहरी। अंतिम काल में आया इंग्लैंड से कौन आया? बर्नियर, उसे मिल गया बर्निंग इशू। क्या मिला? उत्तराधिकार का युद्ध। तोपची किसके काल में? मनुची। मनुची क्या था? तोपची। इंग्लैंड का था। मनुची क्या चलाता था? तोपची। इससे
औरंगजेब ने क्या कर लिया, अपनी सेना में रख लिया। इसको सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने पूरी मुगलों की सेना के बारे में हर एक जानकारी कहाँ पहुंचा दिया था, इंग्लैंड में। इबेल सबको समझ में, बहुत अच्छा तोप चलाता है, हाँ तोप चलाता है, रखिए विदेशी सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। इसके बाद असली नाम देखिए, सबका सबका है असली नाम। कौन जहरुल्लाह, जहरुद्दीन, जलालुद्दीन, नसीरुद्दीन, समझ आ गया कि नहीं आ गया, कुतुबुद्दीन। आप बताइए तो मुगल सल्तनत में मुगल सल्तनत में उन्नति का काल 1526 से 1707, अवनति का काल 1707 से 1857। अब यहां लिखता है कि मुगल बादशासकों के असली नाम, बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन, बाकी पूरा नाम नहीं याद रखें, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन याद रखेगा इतना, क्या नाम रखें, जहीरुद्दीन, क्या रखें, जहीरुद्दीन। बाबर का, हुमायूं का, नसीरुद्दीन, हुमायूं, नसीरुद्दीन, हुमायूं, अकबर, जलालुद्दीन, अकबर, अकबर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब पूरा नाम पूछेंगे तो आप भी बता सकते हैं, बताइए तो, नसूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। कंप्लीट हो गया। पूरा नाम क्या था, नसूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नसूरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद, सिहाबुद्दीन मोहम्मद। ये तो सिंपल है, सौ से शाहजहां, सिहाबुद्दीन मोहम्मद, सिहाबुद्दीन मोहम्मद याद रहेगा, सिहाबुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन जहांगीर का रहता तो सही रहता, सिंपल सिंपल याद करने में दिक्कत नहीं था। कैसे, सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, और जहांगीर का रहता जहीरुद्दीन, सीधे याद रखना। समझ आ गया कि नहीं, समझ आ गया, चलिए ध्यान से। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद, सिहाबुद्दीन मोहम्मद, मोहिनुद्दीन मोहम्मद, औरंगजेब, मोहिनुद्दीन मोहम्मद, मोहिनुद्दीन मोहम्मद, औरंगजेब, मोहिनुद्दीन मोहम्मद। यही तो मेन शासक थे सब। एक बार बैलेंस सबको याद कौन रखता है, लंपट मूर्ख साहेब बेखबर, सब सब लोल बकले हुए से साहेब बेखबर। बाबर का बोलिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं का नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शाहजहां का सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, औरंगजेब मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। इसके बाद मुअज्जम, बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम, बहादुर शाह का मुअज्जम, हालांकि इसे इतिहासकार साहे बेखबर का, जहांदार शाह का लंपट मूर्ख, असली नाम थोड़े लंपट मूर्ख तो ऐसे उपाधि मिली है उसको। फारूक सियर घृणित का, असली नाम नहीं, मोहम्मद शाह को रंगीला कहता है, असली नाम रोशन अख्तर, असली नाम रोशन, असली नाम रोशन, याद हो गया। जहीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद, सिहाबुद्दीन मोहम्मद, मोहिनुद्दीन मोहम्मद, औरंगजेब, मुअज्जम, मुअज्जम रोशन अख्तर, रोशन अख्तर। मुगल काल में उन्नति का काल 1526 से 1717, अवनति का 1700। कहां से, गीता का अनुवाद दारा, दारा उपनिषद, लीलावती, नल दमयंती, राजतरंगिणी, शाह मोहम्मद, महाभारत, बदायूनी, फैजी फजल, रामायण, बदायूनी रामायण की पुस्तक की रचना, अथर्ववेद, बदायूनी और हाजी इब्राहिम, बदायूनी और हाजी, मुगल काल की सबसे बड़ी पुस्तक, तो अनुवादित पुस्तक है, वो ओरिजिनल पुस्तक है वो। तबकाते अकबर, समझा किसने लिखा, तबकाते अकबर, हाँ, निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद, याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। शाहजहांनामा, इनायत खान, शाहजहांनामा, तुजुके जहांगीरी, जहांगीर और मोतमीद खान, जहांगीर और हुमायूं नामा, गुलबदन, गुलबदन बेग। राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा, हाँ वकील, उसके बाद वजीर, थल सेना मीर बख्शी, तोपखाना मीर आतिश, सुदूर उस सदर, धार्मिक मम, शरीयत को कौन देखता था, मोहतसिब, शरीयत को देखता था मोहतसिब। मुगल वंश समाप्त। किसी को कोई दिक्कत है, आप लोग रेडी रहेंगे कल किस चीज के लिए, टेस्ट के लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।